हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है आईएलटीएस रीडिंग। नाउ आई नो आप में से बहुत लोग को आईएलटीएस रीडिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है और बहुत लोग अपना स्कोर इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी। और मैं ये बात समझ सकता हूँ बिकॉज मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस की थी जब मैं अपनी आईएलटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पर लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिसकी वजह से मेरे को 8 बैंड स्कोर हो गए थे और मैं अपना आईएलटीएस का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर पाया था। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में, और कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे होंगे हम, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है अपने आईएलटीएस की प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो फिर आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके बैंड्स में आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी। ठीक है, मतलब कि अगर आपको अभी 5.5 बैंड आ रहे हैं तो आपको 6 बैंड आ सकते हैं। अगर आपको 6 आ रहे हैं फिर 6.5 आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप 0.5 टू 1 बैंड का इंप्रूवमेंट देख पाओगे अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हो तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन। आईएलटीएस रीडिंग के अंदर आपको 3 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। हर एक पैसेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 13 टू 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ग्रेजुअली इंक्रीजेस विथ ईच पैसेज। मतलब कि पैसेज 1 थोड़ा ईजी होगा, पैसेज 2 थोड़ा मॉडरेट होगा एंड पैसेज 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये है बेसिक आइडिया अबाउट आईएलटीएस रीडिंग। अब बात करते हैं कि आपको अपनी आईएलटीएस की डेट कब बुक करनी चाहिए। तो आपको अपनी आईएलटीएस की डेट तब बुक करनी है जब आपको कॉन्स्टेंटली 7 टू 8 बैंड्स आ रहे होंगे रीडिंग सेक्शन के अंदर, और अगर आपको बिलीव हो कि मेरे को वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी 6.5 बैंड्स तो किसी भी तरीके से आ ही जाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं देन यू कैन गो हेड एंड बुक योर एग्जाम राइट अवे। तो इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स के अंदर। पार्ट 1 में हम उन लोग के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी तक अपनी आईएलटीएस रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं की है, या फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेकिन उनको बहुत कम बैंड आ रहे हैं, मतलब कि 4 बैंड 5 बैंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा कम बैंड आ रहे हैं और उनको कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं दिख रही। लेकिन पार्ट 2 के अंदर वो लोग आते हैं जिन्होंने अपने आईएलटीएस की प्रिपरेशन बहुत टाइम से शुरू कर रखी है लेकिन फिर भी उनके बैंड्स इतने अच्छे हो नहीं रहे हैं, मतलब कि उनको 6.5 बैंड आ रहे हैं, उनको सब टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता है लेकिन फिर भी उनके बैंड्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो पहले बात करते हैं पार्ट 1 के लोगों के बारे में। तो उनके लिए ये टिप्स हैं कि सबसे पहले जब आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप स्टार्टिंग में टाइमर मत लगाओ, टाइमर के बिना प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि आप मैक्सिमम आंसर सही निकाल रहे हो विदाउट एनी टाइम लिमिट्स। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को टाइम में प्रॉब्लम आ रही है या तो फिर मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अगर आप अभी टाइम लिमिट के बिना प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी आपके आंसर्स रॉन्ग ही आ रहे हैं तो फिर आप कुछ इस तरीके का चार्ट बनाना। ठीक है, अपने बुक के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो। तो फिर मैंने भी इसी तरीके का चार्ट बनाया था और यहाँ पे सब लिख लिया था कि मैंने कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे इस पैसेज के अंदर। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही मैं क्वेश्चन रीड कर लेता था। ठीक है, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन है उस हर एक टाइप के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैंने सेम टू सेम चार्ट फॉलो किया 2-3 टेस्ट के लिए। तो ऐसे चार्ट बना के आपको लिखने हैं पहले हर एक आंसर और फिर एनालाइज करना है कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। और आप ऐसा करो 2-3 टेस्ट के लिए या फिर एक वीक के लिए आप ऐसा कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको एनालाइज करना है कि हाँ, मेरे को एक ट्रेंड मिलेगा आपको कि हाँ, मेरे को हर एक क्वेश्चन में हर एक पैसेज में मेरे को इसी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो फिर ये एनालाइज करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इन टाइप के क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर सकते हो और आपको पूरा का पूरा पैसेज सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपने ये चीज़ भी ट्राई कर लिया और फिर भी बैंड्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर ये लास्ट टिप आप फॉलो कर सकते हो और आपके बैंड जरूर इंक्रीज होंगे इस चीज़ से। पहले आप पैसेज को नॉर्मली सॉल्व करो जैसे आप करते हो विद टाइम लिमिट या फिर विदाउट टाइम लिमिट। सॉल्व करने के बाद आप आंसर मत देखो, वापस से वहीं पैसेज को सॉल्व करो। फिर आप दोनों के आंसर देखो कि आपने पहले कितने बैंड्स लेके आ रहे हो आप और सेकंड में कितने बैंड्स लेके आ रहे हो। अगर आपके दूसरी बार में अच्छे बैंड्स आ रहे हैं ना तो फिर समझ लो कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में ही दिक्कत है और आपको अपनी रीडिंग एबिलिटीज अच्छी करनी होंगी बाय रीडिंग सम न्यूज़पेपर्स और सम नॉवेल्स। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू कैटेगरी 2। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से आईएलटीएस की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो लेकिन आप अभी बैंड्स के अंदर एक इंप्रूवमेंट नहीं देख पा रहे, आपके बैंड्स अटक गए हैं उसी लेवल के ऊपर। ठीक है, तो फिर आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आप ये टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपके बैंड्स अच्छे हो जाएंगे। टिप नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, आप कौन से रिसोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने पूछा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो वो लोग बोलते हैं कि हम आईएलटीएस फीवर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि उनके इंस्टीट्यूट ने उनको रेकमेंड किया कि आप आईएलटीएस फीवर में से करो। लेकिन यार आईएलटीएस फीवर बहुत हार्ड बुक है। ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो फिर आप उसको प्रैक्टिस मत करो। पहले स्टार्टिंग में अगर आपके बैंड 6.5 आ रहे हैं ना तो फिर आप पहले कैम्ब्रिज में से फोकस करो। कैम्ब्रिज की बुक ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं, आईडीपी ने खुद रेकमेंड किया है कि आप कैम्ब्रिज में से फॉलो करो बिकॉज उनका ही पैटर्न आता है। कैम्ब्रिज का जो टेस्ट होती है ना वो लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, आपको एक रिलायबल मटेरियल मिल रहा है कैम्ब्रिज में से। अभी जैसे कि आप स्कूल जाया करते थे पहले या फिर आप स्कूल के अंदर हो तो फिर आपको पता होगा कि स्कूल में एक रेफरेंस बुक हुआ करती थी और एक तो आपकी मेन बुक हुआ करती थी जो कि आपको स्कूल से मिला करती थी। तो आपके टीचर ने आपको बोला होगा कि पहले आप अपनी स्कूल की जो मेन बुक है उसमें से सॉल्व करो आंसर्स को, उसके बाद आप रेफरेंस बुक में जाना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आईएलटीएस फीवर एक रेफरेंस बुक है जबकि कैम्ब्रिज बुक है वो उनकी ऑफिशियल बुक है। तो फिर जब तक आपको कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक में से 7 to 8 बैंड्स कॉन्स्टेंटली नहीं आ रहे हैं तब तक आईएलटीएस फीवर की तरफ देखना भी मत। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी प्रो टिप ये है
कि अगर आप अपने आइल्स की रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है ना, तो फिर एक दिन का भी गैप मत लेना बीच में। अगर आपने एक दिन का गैप ले लिया ना, तो फिर नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आपका स्कोर लो हो गया है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। आप 2 दिन का गैप ले लेते हैं, 3 दिन का गैप ले लेते हैं, करते ही नहीं है रीडिंग को। स्पेशली मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि कभी रीडिंग कर लिया, कभी लिसनिंग कर लिया, कभी राइटिंग कर लिया, मतलब किसी किसी दिन पे कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा आपका। अगर आपको जानना है कि मेरा रूटीन क्या था, तो फिर उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पे मिल जाएगी। एंड रीडिंग के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सी गाइस, आई जेन्युइनली बिलीव कि रीडिंग के अंदर प्रैक्टिस तो मैटर करती ही है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फिर मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी वो ये रही। टिप नंबर 1 है टाइम एलोकेशन फॉर ऑल दी पैसेजेस। देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम में कौन सा पैसेज सॉल्व करने वाले हो। तो जनरल क्राइटेरिया जो मैंने फॉलो किया था वो ये था कि पैसेज 1 को 15 मिनट्स देने, पैसेज 2 को 20 मिनट्स एंड पैसेज 3 को 25 मिनट्स। अगर आप ये पैसेज फॉलो करते हो ना, तो फिर आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज पैसेज 3 जनरली थोड़ा हार्ड होता है, पैसेज 2 थोड़ा मॉडरेट होता है और पैसेज 1 बहुत ईजी होता है। आप इजीली उसको 15 मिनट्स के अंदर भी सॉल्व कर लोगे, इतना ईजी होता है वो। बिकॉज देखो, रीडिंग पैसेज 1 के अंदर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता बहुत, आपको फटाफट स्किम करोगे, आपको फटाफट आंसर मिल जाएंगे। बिकॉज पैसेज 1 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनके आंसर आपको बेसिकली मतलब एक लाइन में आपको सीधा ही मिल जाएंगे, आपको कुछ कॉम्प्रीहेंड भी नहीं करना पड़ता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फिर ट्राई करो कि आप 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हो। सेकंड पैसेज आप 15 और 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एंड थर्ड पैसेज को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, मतलब कि 25 to 30 मिनट्स अगर आप उसको दे पा रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, जो कि है रीड द इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो ध्यान से पढ़नी, मतलब उसमें क्या लिखा है कि आंसर इन 1 वर्ड एंड 1 नंबर, आंसर इन 2 वर्ड्स एंड 1 नंबर। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगर इंस्ट्रक्शंस में मेंशन कर रखा है कि आप नंबर लिख सकते हो वहाँ पे, तो फिर आप अगर 3 आपका आंसर है तो फिर आप 3 इन द नंबर भी लिख सकते हो। और लेकिन अगर आप में वहाँ पे नंबर नहीं लिखा है सिर्फ इन 2 वर्ड्स, तो फिर आपको वहाँ पे THREE मतलब कैसे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई भी नंबर होगा वो, तो वो जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को भी केयरफुली रीड करना। अभी देखो, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप पहले पैसेज रीड करो बाद में क्वेश्चन रीड करना, कुछ लोग बोलते हैं पहले क्वेश्चन रीड करो फिर आप पैराग्राफ रीड करना। लेकिन यार इसका कोई सेंस बनता नहीं है। आपको करना है पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर आपको अपना पैराग्राफ रीड करना है। बिकॉज 90% ऑफ द टाइम आपको आंसर्स जो है वो ऐसे ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन रीड किया आपने, कुछ वर्ड देख लिया आपने, ये क्या वर्ड क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपने फिर वो वर्ड को स्किम करना है उस पैसेज के अंदर, एंड देन यू विल इजीली फाइंड योर आंसर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन को आप 2 बार रीड करो, लेकिन अच्छे से रीड करो, बिकॉज क्वेश्चन अगर आपने गलत रीड कर लिया ना, तो फिर आप आंसर भी गलत लिख के आओगे और वहाँ पे आपके बैंड्स माइनस हो जाएंगे। सो इट्स बेटर टू वेस्ट सम टाइम ऑन रीडिंग क्वेश्चन रेदर देन राइटिंग अ रॉन्ग आंसर। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होगे। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में, जो कि टिप नंबर 2 से ही रिलेटेड है। वो है डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन 1 क्वेश्चन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको आंसर नहीं मिलता, फिर उसी के पीछे लगे रहते हैं। अभी देखो, अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं किया, आपके पास बहुत टाइम है, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अब आपने टेक्स्ट बुक कर ली है अपनी और आपके पास टाइम कम है, आपके पास 1 मंथ ही पड़ा है, तो फिर आप ये चीज़ बिल्कुल मत करना। आप सीधा उसको अगर नहीं मिल रहा तो फिर स्किप कर दो, वरना आप आगे के जो दूसरे क्वेश्चन है ना, थर्ड पैसेज के अंदर या फिर कुछ भी आएंगे, तो आप उस पर अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि एक क्वेश्चन टाइप है, विच इज़ फाइंड इन्फॉर्मेशन इन द पैराग्राफ। अभी यार ये क्वेश्चन टाइप जो है ना, वो बहुत टाइम वेस्ट करता है, उसने मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट किया था। बिकॉज इसके लिए आपको पूरा का पूरा पैसेज रीड करना पड़ता है पहले तो, और ये सब क्वेश्चन ऑर्डर में भी नहीं होते, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन टाइप है जो कि आपका बहुत टाइम बचा देगा, और इसी क्वेश्चन टाइप की वजह से मैं अपना रीडिंग सेक्शन 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर पाया था। इस क्वेश्चन टाइप ने मेरे 10 मिनट्स बचा लिए। जहाँ पे कुछ लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15-20 मिनट लगा देते हैं, मैं इस क्वेश्चन टाइप को सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ। तो फिर आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पता है, आपको इसको पहले सॉल्व नहीं करना। जनरली ये वाला क्वेश्चन टाइप पैसेज 2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो आपको पहले ये नहीं करना। पहले आप पैसेज 2 के अंदर जो बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs या फिर ट्रू एंड फॉल्स, तो आप पहले उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। वो सॉल्व करने के बाद आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से पैराग्राफ में किस चीज़ की बात कर रखी है। तो आपको जब आइडिया मिल गया कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी बात कर रखी है, देन इट विल बिकम रियली इजी फॉर यू। जब आप ये वाला क्वेश्चन रीड करोगे ना, फाइंड द इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ वाले के, तो फिर आप नोटिस करोगे कि आपको उसका आंसर पता है कि ये पैराग्राफ में ये बात हो रखी है, तो फिर आपको बहुत जल्दी इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो फिर ऑलवेज लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर द लास्ट। टिप नंबर 5 है लुक एट द टाइम। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया उसके पीछे। अभी अगर आप पैसेज 1 सॉल्व कर रहे हो और आपने 15 की जगह पे 20 मिनट ले लिया, 25 मिनट ले लिया ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू पैसेज नंबर 2, वरना आप आगे के मार्क्स गवा दोगे। और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर टाइम चल रहा होगा, तो फिर हो सके तो फिर कभी कभी टाइम देखते रहना कि अभी कितना टाइम हो गया और कितना टाइम बचा है मेरे पास, ठीक है। टिप नंबर 6 है राइट इन कैपिटल। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप कैपिटल में ही लिखना अपने आंसर्स, हर एक आंसर कैपिटल में लिखना। बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है, और वो है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी का नेम लिखना है, ठीक है, आंसर के अंदर, और आपने गलती से फर्स्ट लेटर को स्मॉल में लिख दिया, तो फिर आपके बैंड्स कट हो जाएंगे वहाँ पे।
तो ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम हर एक आंसर को कैपिटल में ही लिखते हैं, ठीक है ना। टिप नंबर 7 इसी के रिलेटेड, जो कि है आप अपने घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग विद पेन, राइट विद पेंसिल, बिकॉज आपको एग्जाम के टाइम पे भी पेंसिल से ही लिखना पड़ेगा। तो फिर घर पे भी आप जब प्रैक्टिस करो तो फिर पेंसिल से ट्राई करो कि आप प्रैक्टिस करो, और वहीं पेंसिल को आप एग्जाम टाइम पे भी यूज़ करना, ताकि आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाए, आपका हाथ बैठ जाए उस पेंसिल के साथ में, ठीक है ना। भले वो लीड पेंसिल हो, लीड पेंसिल भी अलाउड होती है वहाँ पे, ठीक है, लीड पेंसिल से भी आप लिख सकते हो। तो फिर लीड पेंसिल लिखो या नॉर्मल पेंसिल से लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन वहीं पेंसिल यूज़ करना, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे भी। मूविंग ऑन टू टिप 7, जो कि है कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स ऑर्डर में आते हैं। तो यार देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन, ये 4 क्वेश्चन टाइप हमेशा ऑर्डर में ही होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी फिल इन द ब्लैंक्स का या फिर MCQ का क्वेश्चन मिल गया फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, तो सेकंड का आंसर फाइंड करने के लिए आप वापस फर्स्ट में बताना, आपको सेकंड पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके लिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 9 की। तो यार देखो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। सबसे कॉमन बेसिक स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, इसके अंदर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला क्वेश्चन के अंदर भी येस नॉट गिवन लिखाते हैं, और येस नो वाले में ट्रू फॉल्स लिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे उनके बैंड क्लियरली कट हो जाएंगे। ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। और डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये मैंने बहुत रिसर्च की, उसके बाद मेरे को पता लगा कि इस डिफरेंस क्या है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया ना, तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्लियरली फैक्ट के ऊपर चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो सेम सेंटेंस जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो सेम टू सेम लाइन आपको उस पैसेज में दे रखी है, अगर पैराग्राफ में दे रखी है ना, थोड़ी सी मॉडिफाई करके, तो ही इसका आंसर ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन में आएगा। पर लेकिन येस नो नॉट गिवन में क्या होता है पता है, येस नो नॉट गिवन के अंदर वो लोग देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आपको कोई सेंटेंस दे रखा है येस नो नॉट गिवन के अंदर, तो उस चीज़ के बारे में वहाँ पे बात कर रखी है नहीं कर रखी, वो कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं है उसके अंदर, ठीक है। कि इस पैराग्राफ के अंदर हाँ कहीं ना कहीं मतलब इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैसेज उस एक स्टेटमेंट को डिपिक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर येस आएगा, ऑपोजिट है फिर नो आएगा, और कुछ है ही नहीं तो फिर ये नॉट गिवन आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि दोनों के बीच में है। और एक और कॉमन सा मिसकॉन्सेप्शन लोगों के बीच में, जब हम आइल्स के एग्जाम देने जाएंगे तो रीडिंग सेक्शन के अंदर हम पेपर के ऊपर स्क्रिबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब पेपर के ऊपर कुछ मार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है कि आप हाँ मार्क कर सकते हो, आपको जितना मार्क करना है, जितनी भी अंडरलाइन करनी है आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें कोई वो बात नहीं है। एंड एक और टिप देता हूँ आपको मैं, जब आपकी आइल्स के एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है ना, जब आपके पास 5 to 10 डेज बाकी रह गए हो, तो उस टाइम पे आप ओरिजिनल आंसर शीट जो होती है ना, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे वो आंसर शीट का टेम्पलेट, तो वो प्रिंट आउट करवा के उसमें आप लिखना, ठीक है, आंसर्स को, तो कि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा वहाँ पे आके। एक और प्रोटिप ये है कि आप जब भी अपने घर पे अपनी आइल्स रीडिंग की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप दिन में प्रैक्टिस किया करो। बिकॉज अगर आप रात में प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपका दिमाग दिन में काम नहीं करेगा। बिकॉज आप खुद सोचो कि आपके आइल्स की एग्जामिनेशन सुबह या फिर दोपहर को होने वाली है, तो फिर अगर आपने रात में प्रैक्टिस की है तो फिर आपका दिमाग वहाँ पे कैसे काम करेगा। पर लेकिन अगर आपने सुबह या फिर दोपहर को प्रैक्टिस की होगी, तो फिर आप वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि आपको मैं शेयर करना चाहता था। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है, फिर नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और साथ ही में आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी द गौरव मोदी पे भी फॉलो कर सकते हो मेरे को। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तो के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।